हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को बता दूं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे कैसे ब्रीदिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसा कि हम लोग का चैप्टर का नाम था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ब्रीदिंग हमने पढ़ा, ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, उससे पहले हम आप लोग को बता दूं कि जो हम लोगों ने ब्रीदिंग पढ़ा उसका क्या पर्पज है, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो पर्पज ऑफ ब्रीदिंग क्या है, उसका पर्पज ब्रीदिंग में, बॉडी में क्यों ब्रीदिंग होती है, ये भी तो जानना जरूरी है। ऐसा थोड़ी ना कि ब्रीदिंग आप पढ़ लिए, ब्रीदिंग की मैकेनिज्म पढ़ लिए, उसका क्या पर्पज है वो हम अगर जो नहीं जाने तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि ब्रीदिंग का पर्पज क्या है। तो द पर्पज ऑफ ब्रीदिंग इज टू प्रोवाइड कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि ब्रीदिंग का जो मेन पर्पज है हमारे बॉडी में, वो ऑक्सीजन को कंटिन्यूअसली सप्लाई करती है बॉडी को, और उसमें से जो वेस्टेज कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव आउट करता है। ठीक है, तो ये मेन पर्पज है ब्रीदिंग का, कि द पर्पज ऑफ ब्रीदिंग इज टू प्रोवाइड कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका पर्पज क्या है? टू प्रोवाइड कंटिन्यूअसली सप्लाई ऑफ O2 and continuously removal of CO2। ये ब्रीदिंग का मेन पर्पज है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जो मेन साइट है, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज एल्वुलाई। एल्वुलर वाल के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जो प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वो है एल्वुलाई। एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंजेज होता है गैस का। ठीक है, और थर्ड जो पॉइंट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वुलर एयर एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एल्वुलर एयर के बीच में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो गैस का एक्सचेंज जो प्राइमरी साइट है, प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेनली हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज एल्वुलाई। ठीक है, आपको हमने पढ़ाया था जब स्ट्रक्चर ऑफ लंग हमने बताया था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग, तो उसमें बताया था ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, यूनिट ऑफ लंग्स।
और अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वुलाई जो होती हैं वो प्रेजेंट इन बोथ लंग, दोनों लंग्स में। वन पेयर ऑफ लंग्स पाए जाते हैं फॉर द रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो एल्वुलाई जो है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं उसको, और अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 300 मिलियन एल्वुलाई जो होते हैं दोनों लंग्स में पाए जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट लंग्स में, ठीक है। जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange of gases also occur between blood and tissue, ठीक है। exchange of gases occur between the alveolar air and deoxygenated blood, deoxygenated blood के बीच और एल्वुलर एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर से इंस्पायर्ड होती है लंग्स में, तो एल्वुलाई में आती है जो एयर, उसके बीच, और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ब्लड उसके बीच में एक्सचेंज होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को ड्रेन करती है, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और वो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है लंग्स के कैपिलरी में फॉर द ऑक्सीजनेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ये आपको आगे मैं बताऊंगा। जो एक्सचेंज ऑफ गैस है वो एक पैसिव एक्टिविटी है और इट हेल्ड्स बाय द सिंपल डिफ्यूजन। पैसिव एक्टिविटी है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है गैस का, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या है वो भी आप जान लें। डिफ्यूजन इज द रैंडमली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। एक्सचेंज जो हो रही है गैस का, exchange of gases is a passive activity and it held by the simple diffusion. डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द रैंडमली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स along the concentration gradient, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो रैंडमली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन।
तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज अ पैसिव एक्टिविटी एंड इट इज हेल्ड बाय द सिंपल डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द रैंडमली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, जो हायर कंसंट्रेटेड एरिया से लोअर कंसंट्रेटेड एरिया में मूव करता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए मॉलिक्यूल्स के, तब तक वो मूव करता है हाई टू लो लेवल, ठीक है। और जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, ये फॉर एवरी गैस, वो या ब्लड में हो या इन एयर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर फॉर एवरी गैसेस या ईच गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर जो होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो मिक्सचर में गैसेस हैं उसके द्वारा प्रेशर एक्सर्ट जो होता है, उसी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। पार्शियल प्रेशर, छोटे छोटे टर्म्स को हम लोग जानेंगे पहले, उसके बाद से हम लोग मेन मैकेनिज्म पे चलेंगे, ठीक है। तो द प्रेशर exerted by that gas in a mixture of gases, मिक्सचर ऑफ गैसेस में गैस का जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये हो गया आपका पार्शियल प्रेशर। अब बता दूं आपको, जो एक्सचेंज ऑफ गैस है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टू टाइप्स के होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट जो है पल्मोनरी गैस एक्सचेंज, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज द सिस्टमिक गैस एक्सचेंज। पल्मोनरी गैस एक्सचेंज एंड सिस्टमिक गैस एक्सचेंज हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ा था। तो ह्यूमन बीइंग में फिजियोलॉजिकली टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हम लोगों ने सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ा था जो पल्मोनरी सर्कुलेशन, तब ब्लड जो पंप होता है हार्ट के थ्रू, तो उसका जो सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ होता है? लंग्स में, लंग से और ब्लड हार्ट के बीच में होता है। और सिस्टमिक जो सर्कुलेशन था वो लंग्स और बॉडी के बीच में होती थी सर्कुलेशन। तो यहाँ पे भी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पल्मोनरी जो है या पल्मोनरी गैस एक्सचेंज है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोलर एयर एंड पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज के बीच में अगर जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी गैस एक्सचेंज। एंड सेकेंड वन इज द सिस्टमिक गैस एक्सचेंज। सिस्टमिक गैस एक्सचेंज इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज एंड बॉडी टिश्यू, ठीक है, टिश्यू सेल्स बोल दें उससे। तो एक एक करके हम लोग पॉइंट आउट कर लें।
इजीली समझ में आ जाएगा विद डायग्राम। ठीक है, पहला क्या है, पल्मोनरी गैस एक्सचेंज। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ gases between the pulmonary blood capillaries and alveolar air। एल्वुलर एयर और पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज के बीच में अगर जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी गैस एक्सचेंज। ये आपका हो गया एल्वुलाई है ये, और ये आपका हो गया पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, इसके बीच ये हमने बताया कि पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी। ठीक है, इसके बीच में अगर जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, यहां से ऑक्सीजन जो है उस कहाँ आएगा, ब्लड कैपिलरीज में, और CO2 जो है मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ मूव करेगा, एल्वुलाई में, और ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज में आएगी। ठीक है, आगे मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, अभी आप इतना ही समझे। ठीक है, तो हमने बताया कि जो पल्मोनरी गैस एक्सचेंज है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज एंड एल्वुलर एयर। ये जो इंस्पायर्ड जो एयर है, इंस्पायर मतलब एल्वुलाई में जो एयर आ रहा है, तो एल्वुलर एयर और पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी गैस एक्सचेंज। ठीक है, अब जो सेकेंड है सिस्टमिक गैस एक्सचेंज, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो है सिस्टमिक गैस एक्सचेंज। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ gases occur between the systemic blood capillaries and tissue cell। ठीक है, सिस्टमिक गैस एक्सचेंज क्या है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन द सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स। ये आपका हो गया सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, और ये जो है आपका टिश्यू सेल्स हो गया। ठीक है, टिश्यू सेल्स, ये टिश्यू सेल्स हो गए, और ये सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज हो गई। ठीक है, इसके बीच अगर जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, यहां से CO2 बाहर जाएगा ब्लड कैपिलरीज में, और ऑक्सीजन जो है टिश्यू सेल्स में आएगी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो पार्शियल प्रेशर जो डिफरेंस होता है उस पे जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। आगे मैं डिस्कस करूंगा, जो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा क्लियर, जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसमें आपको समझ में आएगी।
तो सिस्टमिक जो गैस एक्सचेंज है, तो देखिए यहाँ पे टिश्यू सेल्स और सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज के बीच में गैस का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वो गवर्न होता है बाय द टू लॉ। द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज मेनली गवर्न बाय द टू लॉ। कौन कौन से लॉ हैं? फर्स्ट जो है डाल्टन लॉ, डाल्टन साहब ने क्या कहा, और सेकेंड जो है हेनरी लॉ। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ O2 and CO2 is governed by two law। ठीक है, दो लॉ से वो एक्सचेंज हो रहा है गैस का। फर्स्ट जो है डाल्टन लॉ एंड सेकेंड वाज द हेनरी लॉ। दो लॉज हैं, क्या क्या ये कहते हैं। फर्स्ट जो है डाल्टन लॉ, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ईच गैस इन अ मिक्सचर exerted a pressure which is known as its partial pressure। ठीक है, क्या बताया हमने कि डाल्टन साहब के अनुसार जो पार्शियल प्रेशर होता है, प्रत्येक गैस जो मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं वो एक प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, गैस का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू द pressure of gas would exert if it were the only gas present। अगर जो मिक्सचर में केवल गैस प्रेजेंट है तो वो जो पार्शियल प्रेशर है वो गैस जो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर उसके बराबर होगा। ठीक है, और टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर, और जो टोटल प्रेशर है मिक्सचर का वो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट, जो भी मिक्सचर में गैस प्रेजेंट है उसके योग वो मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, तो डाल्टन लॉ क्या कहता है वो आपको समझ में आया। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ, टू द डाल्टन्स लॉ, Dalton's law of partial pressure, each gas in a mixture, ठीक है, each gases in a mixture, each gas in a mixture of gases exert a pressure, वो क्या बोलते हैं उसको, नोन एज इट्स पार्शियल प्रेशर। एंड दैट इज इक्वल टू द प्रेशर of gas would exert if it अगर जो if it were the only gas present। ठीक है, तो प्रत्येक गैस जो मिक्सचर में होते हैं वो एक प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, जो इक्वल होता है टू द प्रेशर ऑफ गैस वुड एक्सर्ट इफ इट वीयर द ओनली गैस इज प्रेजेंट।
केवल गैस अगर जो प्रेजेंट है तो, और जो टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट इन। ठीक है, क्या होता है आपको, द टोटल प्रेशर of the mixture is the sum of the partial pressure of all gases प्रेजेंट। ठीक है, तो डाल्टन साहब ने ये ला दिया था। सेकेंड जो है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, द क्वांटिटी ऑफ गैस दैट विल डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड इट्स सॉल्युबिलिटी। क्या सीखा, हेनरी लॉ ने उसका स्टेट्स क्या था कि जो गैस है डिजॉल्व है लिक्विड में, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और उसके सॉल्युबिलिटी पे, क्योंकि वो भी गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट पे, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी इज अ कांस्टेंट एंड टेम्परेचर जो होता है ऑफ ब्लड का जो टेम्परेचर है डज नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली। ठीक है, सेकेंड जो है हेनरी लॉ। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ the quantity of gas that will dissolve in liquid क्या है, प्लाज्मा ही होगा। ठीक है, that will dissolve in liquid is proportional to the partial pressure of gas। ठीक है, and its solubility given remain temperature constant। ठीक है, because solubility जो होती है, solubility is a constant and temperature of blood does not vary significantly। ठीक है, और जो कंसंट्रेशन ऑफ गैस डिजॉल्व इन फ्लूइड प्लाज्मा, ठीक है, वो डायरेक्टली डिपेंड्स होता है प्रेशर ऑफ गैस इन मिक्सचर। ठीक है, जो द कंसंट्रेशन ऑफ गैस dissolve in a fluid प्लाज्मा है is
directly depends upon its partial pressure of gas in mixture। ठीक है, तो हेनरी लॉ के अनुसार द क्वांटिटी ऑफ गैसेस दैट विल डिजॉल्व इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड इट्स सॉल्युबिलिटी। और जो कंसंट्रेशन ऑफ गैस जो है डिजॉल्व होता है फ्लूइड में, वो डायरेक्टली डिपेंड्स करता है किस पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन मिक्सचर में जो गैस है उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन जो गैस का डिजॉल्व होता है फ्लूइड में। ठीक है, तो ये दो लॉ हैं जो बेस्ड होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे। अब जो हम आपको बता दूं कि जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है एट सी लेवल, वो 760 mmHg का होता है, 760 mmHg का। और जो ऑक्सीजन होता है वो 21% बाई वॉल्यूम प्रेजेंट होता है किसमें, एटमॉस्फेयर में। अगर जो उसका हम पार्शियल प्रेशर निकालें तो क्या बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल वो कितना होता है, 760 mmHg का होता है। ठीक है, 760 mmHg। और जो ऑक्सीजन होता है 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम वो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और इसका जो पार्शियल प्रेशर अगर जो हम निकालें तो पार्शियल प्रेशर इसका क्या होगा, .2 इंटू 760, वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 160 mmHg का है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये जो वैल्यू है वो दिस वैल्यू इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये जो वैल्यू है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और एब्रीवेटेड जो ऑक्सीजन है वो एब्रीवेटेड PO2 because it is the portion of atmospheric pressure contribute by oxygen। ठीक है, तो जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो अप्रॉक्सीमेटली 160 mmHg का है। ये वैल्यू जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और वो एब्रिवेटेड होता है PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये जो पोर्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो ऑक्सीजन के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया होता है। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन को देखें तो वो 71% बाई वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। उसका भी अगर जो हम पार्शियल प्रेशर निकालें, जैसे कि जो नाइट्रोजन है वो 78% एटमॉस्फेयर में होता है। ठीक है, और इसका जो पार्शियल प्रेशर हम निकालें, पार्शियल प्रेशर, तो वो क्या होगा 0.78 मल्टीप्लाइड बाई 760, वो कितना आएगा 593 mmHg के
बराबर आएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 593 mmHg का। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की बता दूं, जो CO2 होता है वो मच लेस अबाउट 0.2% होता है, ठीक है, इसका पार्शियल प्रेशर एट सी लेवल, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्शियल प्रेशर। अब जो है स्टार्ट करें, अब जो है आपको बता दूं, जो इंस्पायर्ड एयर होता है और एक्सपायर्ड एयर की जो वैल्यू होती है वो क्या क्या वेरी करता है। इंस्पायर्ड एयर जो होता है उसमें जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है वो अबाउट 19.6% होता है, और एक्सपायर्ड जो ऑक्सीजन होता है वो अबाउट कितना होता है 15.7। सो अप्रॉक्सीमेटली 4%, सो अप्रॉक्सीमेटली 4% जो ऑक्सीजन है वो गोज इनटू ब्लड फ्रॉम द एयर, ठीक है। ये जो इंस्पायर्ड एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो अबाउट 19.6% होता है, और एक्सपायर्ड एयर जो होता है ऑक्सीजन का वो अबाउट 15.7% होता है। सो अप्रॉक्सीमेटली 4% ऑक्सीजन गोज टू ब्लड फ्रॉम एयर। क्या बताया मैंने, जो इंस्पायर्ड एयर है ऑक्सीजन जो है अबाउट 19.6% इंस्पायर्ड होती है, और 15.7% जो है ऑक्सीजन वो एक्सपायर्ड होता है थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके। सो अप्रॉक्सीमेटली 4% जो ऑक्सीजन है वो एयर से ब्लड में जाता है, ठीक है। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 इन इंस्पायर्ड एयर वो कितना होता है 0.04% होता है, ठीक है। और CO2 इन एक्सपायर्ड एयर वो जो होता है वो अबाउट 3.6% होता है, ठीक है। सो 3.56% CO2 जो है गोज टू एयर फ्रॉम ब्लड, ठीक है। तो ये गैस का जो अमाउंट है वो कैसे वेरी कर रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंस्पायर्ड एयर जो है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट 19.6 होता है, और एक्सपायर्ड एयर जो है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट अबाउट 15.7 होता है। सो अप्रॉक्सीमेटली 4% ऑक्सीजन goes to blood from the air, okay. And second one is the carbon dioxide in inspired air about 4%, okay. And CO2 in expired air is about 3.6%. So approximately 3.56% CO2 goes to air from the blood, ठीक है। तो ये हो गया गैस का अमाउंट जो वेरी कर रहा है ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आपको मैं बता दूं कि एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो डिफ्यूजन बाय द सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। तो जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सेकेंड जो है वो डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन की थिकनेस पे, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन पे, और थर्ड जो है पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। इन तीन चीज़ों पे डिफ्यूजन जो कैपेसिटी है, जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है वो डिपेंड्स करता है। तो आपको बता दूं, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिफ्यूजिंग मतलब डिजॉल्व जो कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 20 to 25 टाइम हाई होता है, ठीक। जो कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, वो आपको पता चल गया कि 20 to 25% मतलब 20 to 25 टाइम ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज हायर, मच हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो बता दूं आपको, कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी ऑफ डिफ्यूजन वो डिपेंड्स करता है अपॉन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। सेकेंड क्या है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन, एंड थर्ड वन इज द क्या है, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तीन चीजों पे डिपेंड करता है। जो सॉल्युबिलिटी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 is 20 to 25 टाइम मोर हाई, ज़्यादा हाई होती है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 20 से 25 टाइम ज़्यादा होती है, मोर होती है, हाई देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, सॉल्युबिलिटी कैपेसिटी, हो गया ना। अब जो है आपको बता दूं, इन तीन चीज़ों के अलावा जो डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है वो सरफेस एरिया ऑफ डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो थिकनेस ऑफ जो मेम्ब्रेन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिफ्यूजन रेट के, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। जितना ही जो डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी, जितना ही मोटा होगा डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन, उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। तो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो क्या समझा इससे, जितना ही डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन जो है थिकनेस होगा, मोटा होगा, उतना ही कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, ठीक है। और ये जो सरफेस एरिया ऑफ डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन रेट के, ठीक है। ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आपको बता दूं, इन केस ऑफ न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के केस में क्या होता है, जो डिफ्यूजन रेट होता है वो डिक्रीज कर जाता है,
ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एल्वेलाई, और वहां पे इफेक्टिव जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ न्यूमोनिया जो रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होता है वो डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू द फ्लूइड एक्युमुलेशन। फ्लूइड एक्युमुलेशन इन एल्वेलाई। ठीक है, और ये इफेक्टिवली जो डिफ्यूजन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इन केस ऑफ न्यूमोनिया जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एल्वेलाई। ठीक है, तो ये इफेक्टिव जो डिफ्यूजन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन कैपेसिटी, किस पे डिपेंड्स करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एल्वेलर जो वाल है उसका सेक्शन और ब्लड कैपिलरी का सेक्शन हम लोग देख लेते हैं। उसमें क्या क्या होती हैं, एंडोथेलियल जो कैपिलरी है, बेसमेंट जो सबस्टेंस हैं, जो दोनों एल्वेलर वाल, एपिथेलियल वाल और ब्लड कैपिलरी के एपिथेलियल वाल के बीच में जो होता है, मतलब द बेसमेंट सबस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में एपिथेलियल जो एल्वेलर वाल होती है उसके बीच में और ब्लड कैपिलरी के एपिथेलियल वाल के बीच में, वो एक हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वो बता दूं कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट जो है स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, सेकेंड क्या है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एंड थर्ड वन इज द बेसमेंट सबस्टेंस बिटवीन देम, जो एपिथेलियल वाल और ब्लड कैपिलरी के बीच में जो होता है उसके बीच में बेसमेंट सबस्टेंस पाए जाते हैं। ठीक है, क्या बोला, डिफ्यूजन, डिफ्यूजिंग जो मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर की होती है। फर्स्ट जो है एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है, एंड सेकेंड क्या है एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई। ठीक है, एंड थर्ड इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन देम। ठीक है, ये 3 लेयर पाई जाती है। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद से एक सेक्शन देख लेंगे किसके साथ, ब्लड कैपिलरी के साथ। ठीक है,
ये इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया दोनों बेसमेंट के बीच में, ठीक है। ये जो है एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, ठीक है। और ये जो है आपका एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और यहाँ पे ये जो है एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये एंडोथेलियल ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और ये जो है इंटरस्टिशियल स्पेस है, और जो डिफ्यूजन हो रहा है गैस का यहाँ से, ठीक है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू अंदर टिश्यू में, और यहाँ पे CO2 का है वो एल्वेओलाई में आ रही है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो डिफ्यूजिंग जो मेम्ब्रेन है 3 लेयर से बनी होती है, किससे? स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, बेसमेंट सबस्टेंस जो होती है, वो इन दोनों के एपिथेलियन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके बीच में पाई जाती है, ठीक है। ये जो है ये एल्वेओलस हो गया और ये कैपिलरी, ठीक है। तो एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का एल्वेओलर एयर से ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। अब हम लोग एक सेक्शन देख लेते हैं एल्वेओलाई का विथ ब्लड कैपिलरीज के साथ, ठीक है। एक सेक्शन शोइंग है एल्वेओलस का विथ ब्लड कैपिलरीज के, ये जो हो गई आपका ब्लड कैपिलरी आरबीसी में होगी, ये हो गया आपका ब्लड कैपिलरी। ये जो है एल्वेओलर कैविटी हो गई, कैविटी, ठीक है। ये जो है एल्वेओलर वाल हो गए, वाल हो गए, और ये एंडोथेलियल वाल, सॉरी ब्लड कैपिलरी की जो वाल है एंडोथेलियल ब्लड कैपिलरी है, कैपिलरी की वाल है, ठीक है। यहाँ से एयर आ रहा है, ठीक। ये जो ब्लड कैपिलरी जो है कैपिलरी, ये जो है आरबीसी है, ठीक। यहाँ से गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है ब्लड कैपिलरीज में और CO2 जो है
वो एल्वुलाई में जा रही है, ठीक है, CO2 एल्वुलाई में जा रही है। तो ये हो गया आपका सेक्शन शोइंग ऑफ एल्वुलस विथ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब आपको ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक का जो भी हमने पढ़ाया है। अब हम लोग मैकेनिज्म समझेंगे कि कैसे कैसे सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टमिक गैस एक्सचेंज एंड पल्मोनरी गैस एक्सचेंज कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके थ्रू हम लोग सारा जो मैकेनिज्म है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। हम एक स्ट्रक्चर बना के पूरी मैकेनिज्म को समझेंगे, ठीक है। बनाते हैं पहले स्ट्रक्चर को। ये जो है हमारा लंग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हार्ट है, ठीक है। और लंग्स में जाके ब्लड कैपिलरी बनाती है। लंग्स में ब्लड कैपिलरी बनाती है। ये पल्मोनरी आर्टरी है। लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वहाँ से ये ब्लड को कैरी कर रही है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो लेफ्ट नहीं, राइट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से ब्लड को ड्रेन, जो वेंट्रिकल है जब ये इसमें कंट्रैक्शन होती है वेंट्रिकल में तो ब्लड जो होता है पल्मोनरी एओर्टा होता है, पल्मोनरी एओर्टा जाके बाइफरकेट होती है राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो ब्लड को ड्रेन करती है फ्रॉम कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, और उसको कहाँ ले जाती है, लंग्स में, फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। और यहाँ पे जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो प्यूरिफाइड ब्लड को रिसीव करता है। और ये यहाँ पे जो है ये भी सिस्टमिक जो आर्टरी आ रही है वो भी आके कैपिलरी बना रही है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग समझेंगे। और सिस्टमिक जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताया वो किसके बीच में हो रहा है, टिश्यू जो सेल्स हैं उसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है। ये हो गया आपका टिश्यू। तो एक तो पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में, और सेकेंड जो मैंने बताया है पहले कि टिश्यू सेल्स के बीच में एक्सचेंज होगा गैस का, ठीक। ये जो हो गया आपका पल्मोनरी आर्टरी हो गया, ठीक है। और ये पल्मोनरी वेन, और ये सिस्टमिक आर्टरी, और ये सिस्टमिक वेन।
और ये जो हो गया सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज हो गया। और ये बॉडी टिश्यू हो गया। ठीक, यहाँ पे ये जो है राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, और ये जो है पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, और ये लंग हो गया, और ये ट्रैकिया, रिस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है चालू है। अब जो पार्शियल प्रेशर है, जो डिफरेंस होता है अलग अलग, उसको मैं बता दूं। देखिए, जो राइट एट्रियम में ब्लड थ्रू आउट द बॉडी के पूरे बॉडी से ब्लड आता है, कहाँ? राइट एट्रियम में। ठीक है, और ये सिस्टमिक जो वेन है, ठीक है, वो कैरी करती है, और फिर वहां से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। राइट जो वेंट्रिकल है वो ब्लड को पहुंचाता है कहाँ पे? लंग्स में, फॉर द ऑक्सीजनेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। यहाँ पे जब ऑक्सीजनेशन हो जाता है तो वो जो है पल्मोनरी वेन है, वो ब्लड को रिसीव करती है और कहाँ पे छोड़ता है? लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो ड्रेन होता है इनटू द सिस्टमिक ओयोटा, और सिस्टमिक ओयोटा से सिस्टमिक आर्टरी से थ्रू आउट द बॉडी जो होती है ब्लड की सप्लाई होती है। और जब सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू ब्लड आती है तो ये सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड होती है, और यहाँ से जो आपको पता होगा कि जो आर्टरी है वो आर्टरी क्या बनाती है? कैपिलरी, और कैपिलरी जो मिल करके वो बनाता है वेन को। ठीक है, तो ये आपको जानना है पहले से ही। और यहाँ पे ये बॉडी टिश्यू हो गया। ठीक है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है, ठीक है, कहाँ? सिस्टमिक वेन से। ठीक है, आपको बता दूं कि जो पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज होती है, इसमें ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है? लंग्स के बारे में वो आपको आगे के स्ट्रक्चर में बताऊंगा। पहले यहाँ पे समझ लीजिए, जो पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 100 mmHg के बराबर होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो 40 mmHg के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो सिस्टमिक वेन जो है, सिस्टमिक आर्टरी, यहाँ पर भी PO2 जो है वो 100 mmHg का होता है, और PCO2 जो है वो 40 mmHg। ठीक, ये जो सिस्टमिक वेन है, यहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड्स होते हैं उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो कितना होता है? 40 mmHg। 40 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बढ़ जाता है, 46 mmHg का होता है। और पल्मोनरी जो आर्टरी है ये भी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है 40 mmHg का है, और PCO2 जो है वो 46 mmHg का है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम आपको यहीं पे सारी मैकेनिज्म समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। अलग से एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के समझा दे रहा हूँ, उसमें इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एक फ्लो
जो होता है ब्लड का, उसके थ्रू मैं आपको इस स्ट्रक्चर में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिस्टमिक वेन के थ्रू ब्लड आता है राइट एट्रियम में। उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 40 mmHg का होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो 46 mmHg का होता है, ठीक है। और यहाँ से राइट वेंट्रिकल में आती है, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन में आती है। सेम जो पार्शियल प्रेशर होता है यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पर आता है पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज में, लंग्स के पल्मोनरी कैपिलरीज में आती है, ठीक है। और एल्वुलाई में आपको बताया है कि जो एल्वुलाई होती है, एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है, एटमॉस्फेरिक जो एयर है आपको बता दूं, यहाँ पे जो इंस्पायर एयर है वहां पे PO2 जो है वो 160 mmHg के बराबर होता है, और PCO2 जो होता है वो 0.3% के, मतलब कि mmHg के बराबर होता है, ठीक है। ये परसेंटेज में है, ठीक है, इसके बराबर। और यहाँ पे जो एल्वुलाई होती है, एल्वुलर जो एयर होता है, एल्वुलर एयर में जो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर होती है वो कितना होता है 100 mmHg का, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वुलाई इज द कितना होता है वो 40 mmHg का। तो यहाँ पे 46 mmHg का कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमने पढ़ा था एट द टाइम ऑफ डिफ्यूजन हायर पार्शियल प्रेशर जो गैस का होता है, तो मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर एट द डिफ्यूजिंग टाइम पे। तो एट द टाइम ऑफ डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ गैसेस अकर फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे वो हम टर्म्स जो बताया पहले वो अप्लाई करके यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो एल्वुलाई जो होती है, एल्वुलाई का, तो उसमें जो हमारा है, अभी स्ट्रक्चर मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो 100 mmHg का होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 40 mmHg का होता है। और यहाँ पे ब्लड कैपिलरी जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कम है विद रिस्पेक्ट टू एल्वुलाई के। तो एल्वुलाई में से ऑक्सीजन जो है वो मूव करेगा ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई है देन द एल्वुलर एयर। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव करेगा, ठीक है, और एल्वुलर एयर से ऑक्सीजन जो है वो मूव करेगा ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है, ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर जाएगी। ये जब तक डिफ्यूज होगा जब तक कि इक्विलिब्रिएट ना हो जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए, दोनों तरह का जो है गैस वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे ना आ जाए, तब तक की गैस की एक्सचेंजेस होती रहेंगी, मूवमेंट होता रहेगा। अब जो है ये जो पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो गया ब्लड कैपिलरीज में, अब ज्यादा हो गया पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे देखिए। अब वहां से पल्मोनरी वेन जो है लंग्स से, जो पल्मोनरी कैपिलरीज है लंग्स के, वहां से ब्लड जो आता है, जब तक ये क्या हुआ इक्विलिब्रियम आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो 100 mmHg था उसका एल्वुलर एयर का, तो 100 mmHg यहाँ पे हो गया ब्लड कैपिलरीज में लंग्स के, और 40 mmHg यहाँ पे था एल्वुलर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पे भी हो गया 40 mmHg। और वही जो ब्लड है वो इंटर करता है पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन का जो पार्शियल प्रेशर देखिए यहाँ पे 100 mmHg का हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। और ये जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, यहाँ पे भी सेम पार्शियल प्रेशर होंगे, और यहाँ से ब्लड जो है सिस्टमिक आर्टरी में आता है, सिस्टमिक आर्टरी में भी 100 mmHg का होता है, और 40 mmHg का कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे जो ब्लड सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना है
100 mmHg का। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 40 mmHg का, ठीक है। और जो बॉडी टिश्यू है इसमें जो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर होती है कितना होती है 40 mmHg का, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 46 mmHg का, 46 mmHg का, ठीक है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और ब्लड कैपिलरी जो सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज है वहां पे कम है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा किसमें ब्लड कैपिलरीज में, और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है हायर है देन द बॉडी टिश्यू, तो वहां से ऑक्सीजन जो मूव करेगा बॉडी टिश्यू में, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आपको एक स्ट्रक्चर बना के समझाता हूं, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो है एल्वुलाई हो गया आपका, और ये ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरी होगी, ठीक है। यहाँ से इंस्पायर्ड एयर है, ठीक है, और ये एल्वुलर, यहाँ पे एयर होंगे, और ये जो है ब्लड कैपिलरीज की, ठीक। आपको बता दूं एल्वुलर एयर का जो पार्शियल प्रेशर बताया था मैंने ऑक्सीजन का वो 100 mmHg का, ठीक, और CO2 का जो है वो 40 mmHg, और जो ब्लड कैपिलरीज में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो कितना होता है 40 mmHg का, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 46 mmHg का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एल्वुलर एयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का है वो हाई है देन द ब्लड कैपिलरीज के, ठीक है। ये जो ब्लड कैपिलरीज जो है कहाँ से आया है, यहाँ से ये जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी से, और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था उसका कितना था 40 mmHg का था, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 46 mmHg का था, ठीक है। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी कर रहा है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वो सिस्टमिक वेन से बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके लाती है सिस्टमिक वेन के थ्रू, और वो राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड को ड्रेन करती है और ले जाके कहाँ छोड़ती है लंग्स के पल्मोनरी कैपिलरीज में। तो लंग्स के पल्मोनरी कैपिलरीज में आपको बता दूं कि ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 40 है, मतलब लेस देन द एल्वुलर एयर, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वुलर एयर में हाई है। तो आपसे बताया था कि एट द टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस द गैस मूव from the high partial pressure to an area of low partial pressure, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और पल्मोनरी कैपिलरीज में किसका पार्शियल प्रेशर कम है ऑक्सीजन का, तो हाई से लो आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज में क्या है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, तो और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वुलर एयर में कम है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी कहाँ एल्वुलर एयर में, ठीक है।
तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो हो गया, अब यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन यहाँ पे पार्शियल, और आपसे बता दूं ये जब तक गैस है जो डिफ्यूज करेगा, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम पे रीच ना, मतलब जब तक कि इक्विलिब्रियम पे वो ना पहुंच जाए 100 mmHg, यहाँ पे जब तक ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं होगी तब तक ये मूवमेंट होता रहेगा। तो यहाँ पे जब इक्विलिब्रिएट हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो PO2 जो है वो 100 mmHg का हो गया और PCO2 जो है वो 40 mmHg का हो गया, एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे गैस का एक्सचेंज हो गया। तो गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वेओलर एयर एंड ब्लड कैपिलरीज, पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो हम पहले ही आपको बताया था। तो ये आपको समझ में आया। और ये जो ब्लड है, देखिए जब वो ब्लड कैपिलरीज पास होती है थ्रू द लंग्स, तो वहां से ऑक्सीजन को पिक करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को देती है। द पिकअप ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ से ऑक्सीजन को पिक कर लिया, ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया एल्वेओलर एयर में, और यहाँ से ये रिलीज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रेस्पिरेटरी थ्रू ट्रैक्ट के थ्रू बाहर हो जाएगी। ठीक है, अब जो है पल्मोनरी वेन में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 100 mmHg का हो गया और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो 40 mmHg का हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन सिस्टमिक, जो गैसियस एक्सचेंज है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इससे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं कोई बताएगा, यहाँ पे आपको समझ में। एक बार और आपसे बता दे रहा हूँ कि जो इंस्पायर्ड एयर है वहाँ पे जो हमने बताया कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो अप्रॉक्सीमेटली 160 mmHg का होता है और PCO2 जो होता है वो 0.3 mmHg का होता है। ठीक, और जो एल्वेओलर एयर है 100 mmHg होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 mmHg का। तो बताया है कि एट द टाइम ऑफ डिफ्यूजन द गैस मूव फ्रॉम द हाई पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का, एल्वेओलर एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और ब्लड कैपिलरी जो लंग्स की ब्लड कैपिलरीज है उसमें क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस है। तो हाई टू लोअर आ रहा है, मूव कर रहा है, तो ऑक्सीजन एल्वेओलर एयर से ब्लड कैपिलरी में आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है ब्लड कैपिलरी में वो हाई है देन द एल्वेओलर एयर, तो हाई टू लो कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं व्हेन द ब्लड इज पासेस थ्रू द लंग्स देन पिकअप ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं जो हमारी लेफ्ट जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को भेजती है लंग्स में फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। अब यहाँ से ब्लड जो है पल्मोनरी वेन है वो रिसीव करती है और लेके जाती है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ड्रेन होता है सिस्टमिक अयोटा में, और जो सिस्टमिक आर्च ऑफ अयोटा है वहां से पूरे बॉडी में, मतलब सिस्टमिक जो आर्टरी है उसके थ्रू ब्लड जो है पूरे बॉडी में सप्लाई होती है। तो अब उसका भी स्ट्रक्चर बना के हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिटेल समझ चुके हैं। बस एक आउटफ्लो डायग्राम बना के आपको समझा दे रहा हूँ, जो पिछले अगर जो आप लोग नहीं समझ में आया होगा तो इसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं ये स्ट्रक्चर बना के आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे जो पल्मोनरी वेन है वो ब्लड को, प्यूरिफाइड ब्लड को कहाँ लेकर आ रही है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ गई लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अब कहाँ, सिस्टमिक आर्टरी से। ठीक है, तो ये जो है आपका सिस्टमिक आर्टरी है
और सिस्टमिक आर्टरी जो है प्यूरिफाइड ब्लड लेकर आ रही है, और यहाँ पे जो है बॉडी टिश्यू है, क्योंकि सिस्टमिक जो आर्टरी है वो ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पहुंचाता है। ये हो गया आपका बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू। और ये हो गया आपका सिस्टमिक, सिस्टमिक सॉरी यहाँ पे कैपिलरी हम बना दें आपको, सिस्टमिक कैपिलरी में होगा, क्योंकि सिस्टमिक ब्लड जो कैपिलरी है वहाँ से आके बॉडी में और सिस्टमिक ब्लड कैपिलरी से गैस का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड कहाँ से आ रही है? सिस्टमिक आर्टरी से। सिस्टमिक आर्टरी जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को कैरी कर रही है, और वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 100 mmHg का है, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो 40 mmHg का है, ठीक। और जो बॉडी जो टिश्यू है वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है 40 mmHg का होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है 46 mmHg का होता है, ठीक। और ये जो ब्लड कैपिलरीज है, सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर जो होती है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होता है, मतलब 100 mmHg होता है। और PCO2 जो है वो 40 mmHg, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 40 mmHg है ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर, और 46 mmHg है कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर। और जो सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर है 40 है, मतलब टिश्यू के रिस्पेक्ट में ब्लड कैपिलरी जो सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज है वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेस है देन द टिश्यू, जो बॉडी टिश्यू है। तो यहाँ पे हायर हो गया आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो ऑक्सीजन जो है वो मूव करेगा टिश्यू में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे 46 mmHg का पार्शियल प्रेशर है बॉडी टिश्यू में, तो वो 40 mmHg के थ्रू तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गैस का जो पार्शियल प्रेशर, जो डाउन पार्शियल प्रेशर है, डिफ्यूजन डाउन पार्शियल प्रेशर, उसके थ्रू जो गैस का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल गया कि जो 100 mmHg है, मतलब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज मूव इनटू द बॉडी टिश्यू, एंड कार्बन डाइऑक्साइड partial pressure of carbon dioxide in body tissue is higher than the systemic blood capillaries। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का है सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज में वो कम है विद रिस्पेक्ट टू बॉडी टिश्यू। तो यहाँ से 46 mmHg से ब्लड ऑक्सीजन जो है गैस है वो मूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव करेगा सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। और यहाँ से फिर ये किसके थ्रू? सिस्टमिक वेन के थ्रू। सिस्टमिक वेन के थ्रू कहाँ पे जाएगा? ये राइट एट्रियम में जाएगा हार्ट के, और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा घट जाएगा, 40 mmHg का हो जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है देखिए बॉडी टिश्यू से ब्लड कैपिलरीज में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे 46 mmHg का हो गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। यहाँ पे जब तक एक दूसरे एडजेसेंट सेल के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं आती है तब तक ये गैस का मूवमेंट होता रहेगा, जब तक कि पार्शियल प्रेशर दोनों सेल्स में, मतलब सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज में और बॉडी टिश्यू में एक बराबर ना हो जाए, ठीक है। तब तक ये गैस का मूवमेंट होता रहेगा।
तो ये हो गया आपका सिस्टमिक गैस एक्सचेंज। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और तो वो मोर ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द सेल, सेल में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है। और अपोजिट डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल से ब्लड में जाता है। ठीक है, और ये जो मूवमेंट हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये जो दो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, कि मोर ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड टू टिश्यू, टिश्यू में जाता है, और मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है टिश्यू से, टिश्यू सेल से ब्लड में। ठीक है, ये जो दोनों डिपेंड करता है मेटाबॉलिक रेट पे, कितनी मेटाबॉलिक रेट है उस पे ये मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस जो है वो डिपेंड करता है। तो आपको, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रही है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।